हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 30 फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2001 में पूछे गए क्वेश्चन है, उसका हम लोग हल देखेंगे। आपका जो पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ एनडीए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एनडीए का जो आपका होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है में कोई खास अंतर नहीं है। क्योंकि देखिए एनडीए और पॉलिटेक्निक का जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है बहुत एक ही एकदम सेम टू सेम, मतलब एक ही है। क्योंकि देखिए दोनों का लेवल हाई है और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। आपके देखिए आगे पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपका जो है 30 को फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 को केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उसके बाद देखिए आपके एनडीए एग्जाम में है, आपका एनडीए के एग्जाम में जो आपका 22 या 23 को क्वेश्चन आपका फिजिक्स रहता है। 22 या 23 का क्वेश्चन को फिजिक्स रहता है, मतलब लेवल सेम रहता है। तो अगर आप फिजिक्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं यहाँ पे इसी सिलेबस में पॉलिटेक्निक में, तो आपका जो है एनडीए में दिक्कत नहीं होगा। और आपके केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, एनडीए में केमिस्ट्री कितना रहता है। तो केमिस्ट्री जो है आपका जो है 17 से 18 क्वेश्चन जो आपका केमिस्ट्री से रहता है। तो आपको जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। और आपके एनडीए में 17 से 18 रहता है और पॉलिटेक्निक में कितना रहता है, तो पॉलिटेक्निक में 30 को केमिस्ट्री रहता है, 30 को फिजिक्स रहता है और 30 को मैथ रहता है। और एनडीए में जो आपका कितना 22 गो आता है, कितना 22 गो या 23 गो जो आपका, मतलब 22 कब 22 गो रहता है, कब 23 गो आपका एनडीए में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है। तो फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक और एनडीए का अगर आप फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में एकदम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक के साथ साथ एनडीए की भी तैयारी कर सके। और इस वीडियो में हम एकदम आपको जो एकदम अच्छे तरह से एकदम जो है एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन ना भी है तो आपको कैसे ऑप्शन के साथ जो है आप एलिमिनेट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक स्वरित द्विभुज का आवर्तकाल 0.004 सेकेंड है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। तो हम लोग जानते हैं टी बराबर होता है 1/f होता है। आवृत्ति को हम लोग एन भी कहते हैं, ठीक है। तो यह हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल बराबर होता है 1/n, मतलब कि आवृत्ति कहिए या 1/f कहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी कहिए। तो वही हो कि आपका एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, आपका फ्रीक्वेंसी भी 1/आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बटा 1/आवर्तकाल। तो देखिए हम लोग क्या निकालना है, हम लोग आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति को आप एफ कहिए चाहे एन कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोग चलिए आवृत्ति को हम लोग एफ कहते हैं, इसका अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी होता है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है, 1/आवर्तकाल मतलब टी। तो एक बट्टा में कितना है 0.004 है, ठीक है। तो आपका जो है आपका 1/0.4 है। तो इसको हम लोग इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हटाने के लिए 1/4 है और कोई को जीरो है, 3 को जीरो है, तो 3 को जीरो हम बाट्टा में लगा सकते हैं। बाट्टा में लगा देंगे तो 3 को जब जीरो बाट्टा में तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1000 चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1000/4 काटिएगा तो कितना होगा 25 हो जाएगा। आप यहाँ पे काटिएगा तो कितना होगा 250 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 कम 4 है, 25 चौका 100 है, जीरो है तो जीरो लग जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2800 और जो हो जाएगा आपका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यंग के गुणांक का मात्रक होता है। यंग के गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो देखिए यंग के गुणांक का ऐसे मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे 3 को चीज़ बता रहे हैं। यंग के गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे कहे कि दाब का सही मात्रक क्या होता है, तो वो भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपसे कहे प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक कहता है, तो वो भी आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तीनों का मात्रक सेम होता है। किसका? यंग के गुणांक का सही मात्रक क्या हो गया, तो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। दाब का सही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। अब प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका इसका बीमा पूछता है, तो हम लोग जानते हैं आपको पूछ देगा। एक और होता है प्रतिबल, आपसे पूछ सकता है कि प्रतिबल के सही मात्रक क्या होता है, तो वो भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि सेम होता है। प्रतिबल का है, दाब का है, प्रणोद का है, प्रत्यास्थता गुणांक का है, ये यंग के गुणांक का है, पांचों का मात्रक सेम होता है, याद रखिएगा। एकदम डिटेल में पढ़ना है, तो आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका एकदम एग्जाम में अगर डिटेल से पढ़ रहिएगा तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। और केवल हम 30 को क्वेश्चन का सेट करा देंगे तो इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में एक भी बनने वाला नहीं है। इसलिए आप जो भी पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, एकदम डिटेल से पढ़िए जैसे पढ़ाते हैं। तो आपका क्या हो गया, यंग के गुणांक कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से एक इसका बीमा भी पूछ सकता है, तो हम लोग इसका मतलब क्या होता है, इसका सही मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और क्या होता है यहाँ पे न्यूटन बॉल की बीमा क्या होता है, ml2 t-2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, लंबाई का बीमा L2 होता है, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 माइनस हो गया, L-1 t-2 होगा। तो इसका आप देखिए
हम लोग क्या होगा L-1 T-2 इसका बीमा हो गया। यंग के गुना के बीमा कहिए या प्रत्यास्था गुना की बीमा कहिए या दाब की बीमा कहिए या आपका प्रतिबल की बीमा कहिए, सारी चीज़ मात्रक समान होता है, बीमा भी समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक में कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपका मन में सवाल उठ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन क्यों, सॉरी क्या पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, किसी परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाभिक में बात कर रहा है, मतलब कौन से कण होते हैं? तो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और देखिए इसका सामान्यता की बात करें, मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं होते हैं। तो बस क्वेश्चन यहाँ पे वही रॉन्ग हो गया। देखिए और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो आपका हाइड्रोजन जो है ना, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाती, याद रखिए कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एकदम ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, आपके घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है तो धारा का मान कितना होगा? तो हम लोग धारा के ओम का नियम पढ़े हैं। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। IR हो गया। हमें क्या पूछ रहे हैं? धारा का मान पूछ रहे हैं। आई पूछ रहे हैं, यहाँ पे आई है पूछ रहे हैं। तो हम लोग आई को निकालने की क्या करेंगे? R जो है उसको बटा में भेज देंगे। तो यहाँ पे आई बराबर क्या होगा? आई बराबर आपका V बटा R हो गया। तो V का मान कितना दिया है? 1.5 दिया है। और R का मान कितना दिया है? 15 दिया है। 15 इसको काटिएगा तो कितना होगा? 0.1 हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो क्या करिएगा? बट्टा में 0 लगा लीजिए। 0 लगाइएगा मतलब 10 हो गया। 10 0 लगाए मतलब 10 हो गया। 15 से 15 कट देगा तो आपका 1 आ गया। अब 1/0 10 है तो आपका क्या होगा? सही है तो 0.1 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। V बराबर IR से आपका आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 समांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो उनमें क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे यदि 2 समांतर तार है, देखिए दो ही तार है, ठीक है, इसमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है। एगो धारा हेने प्रवाहित हो रहा है तो एगो धारा हेने से प्रवाहित हो रहा है। विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा ना तो इसके बीच प्रतिकर्षण होगा। और आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा सर, जब आपको ये याद होगा सब, जब दो चुंबक क्या होते हैं, ध्रुव समान होते हैं तो उसके बीच विकर्षण होता है, ध्रुव अलग अलग होते हैं तो आकर्षण होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे धारा में उल्टा है। क्या करे? 2 समांतर तार में जब धारा प्रवाहित करिएगा ना, दिशा अगर उल्टा रहेगा तो इसमें क्या होगा? विकर्षण होगा। लेकिन अगर देखिए यही होता है, अगर धारा अगर सेम होगा ना तो इसके बीच जो आकर्षण होता है, याद रखिएगा। आपको जो चुंबक वाला रूल जो है आपका क्या होता है? चालक तार पर फेल कर जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे होगा जब 2 समांतर तारों के बीच धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण होगा। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यदि 2 समांतर चालक मतलब कि तारों के बीच अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसके बीच आकर्षण होगा, याद रखिए। चुंबक वाला यहाँ पे नियम नहीं लगाना है, गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्यों? क्योंकि देखिए जल पर जब बर्फ का टुकड़ा क्यों तैरता है? काहे कि बर्फ का जो है ना बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है, इसलिए तैरता है। देखिएगा यही कारण है कि क्या आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, सर्दियों में पहाड़ों पर के पाइप फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जल होता है, पानी में बर्फ क्या होता है? पाइप होता है, पाइप के अंदर पानी रहता है। लेकिन जब वो जमता है ना तो उसका जो है आपका जमता है तो देखिए मान लीजिए जब इतना पानी 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी इतना में अट गया, और जब जमता है तो इतना दूर में हो जाता है। तो क्या होता है? तो जब उतने सामान दूर में हो गए तो क्या हो गया? घनत्व घट गया। अब मान लीजिए जब इतना दूर में आपका 10 गो आदमी है तो थोड़ा लगे है, घनत्व अधिक है। अगर लेकिन कह दिया जाए कि इतना दूर में 10 आदमी रहिए तो दूर दूर खड़ा होगा नहीं, तो घनत्व तो वही होगा आपका। घनत्व क्या होता है? बर्फ का कम हो जाता है, कारण वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 प्रतिरोध त्रिभुज ABC के रूप में समायोजित है। और देखिए समायोजित क्या कर रहा है? इसका भुजा दिया है ABC। और देखिए ए है यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे बी हो गया और सी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है ए बी भुजा दे रहा है आपका कितना है? 40 सेंटीमीटर दे रहा है। अब BC कितना है? BC आपका BC कितना दे रहा है? 60 सेंटीमीटर। BC आपका कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। और उसके बाद में आपका आपका देखिए फिगर यहाँ पे बनाते हैं, इस तरह फिगर बन गया। अब मान लेते हैं ए हो गया, हाई बी हो गया, हाई सी हो गया, ठीक है। ए और बी सी हो निकालिए। आपका ए बी कितना दिया है? ए बी दिया आपका 40, तो यहाँ पे 40 रख लीजिए। BC कितना दिया है? 60 दिया है। और सी कितना दिया है? 100 दिया है। हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है, हई वाला निकालना है। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, हई देखेंगे तो आपका श्रेणी क्रम है तो इसको जोड़ सकते हैं। 100 + 60 कितना हो जाएगा? 160 हो गया। अब इसके बाद देखिए समांतर क्रम में आ गया तो आपका ए बी के निकालिए क्या हुआ? 1/40 आप प्लस में 1/60 निकालेंगे। तो इसका 1/40 1/60 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 160 हो जाएगा। अब 40 से काटिएगा तो कितना? 4 बार 60 से 1 बार जाएगा, चला जाएगा तो आपका 1/r बराबर आ गया इतना। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, डायरेक्ट 1/r है तो r करिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 160/5 हो गया। 5 से काटिएगा तो आपका 32 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है तो इसका संवेग क्या होगा? तो देखिए आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा बराबर आप पढ़े होंगे 1/2 mv² होता है। लेकिन कोई कि संवेग का चीज़ होता है तो देखिए अभी संवेग आता है। गतिज ऊर्जा जब तुलना हम संवेग से कराते हैं ना तो इसका गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है
P²/2m के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में संवेग लगेगा ना तो K बराबर P²/2m होता है। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कैसे इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम बताएंगे ये आता कैसे। ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जा कितना दिया है, 25 जूल दिया है। अब इसका संवेग निकालना है P, और उसका द्रव्यमान दिया है कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे, इसका कितना दिया है 25 दिया है, P² ऊपर होकर लिख देते हैं, और 2 दिए हैं, और 2m द्रव्यमान कितना है 2 किलो, तो 2 दूना 4 हो गया, ये ऊपर जाने जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 25 चौका 100 हो जाएगा, और P² आपका 100 हो गया। P² आपका कितना हो गया 100 हो गया, तो P बराबर कितना हो गया, निकालेंगे रूट से 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया तो आपको 10 मीटर पर सेकंड होगा। अब ये आया कैसे है, तो हम लोग जानते हैं कैनेटिक एनर्जी K बराबर कितना होता है 1/2 mv² होता है। अच्छा बात है। अब दोनों में अगर देखिए द्रव्यमान में m से ऊपर और नीचे गुना करा, ऊपर गुना करा दीजिए, नीचे गुना करा दीजिए, तो एगो m है ऊपर करा दिए, एगो m नीचे करा दिए। ठीक है, तो देखिए m गुना कर m² हो गया v² हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं mv² लिख सकते हैं, mv²/m 2m हो गया। तो mv² क्या होता है P बराबर होता है, तो वही आपका हो जाएगा K बराबर आपका हो जाएगा P²/2m के बराबर हो जाएगा, 2m के बराबर हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला हो गया गतिज ऊर्जा से आपका संवेग बदलने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में क्या होता है, तो -40 फ़ारेनहाइट का मान जो आपका सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस होता है, आपका बराबर ही होता है। पर ऑप्शन हम इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या आएगा। तो देखिए यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करिएगा तो उसके बीच लगने वाला बल कैसा होगा। तो देखिए इसके बीच हम लोग बल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है आपका होता है 1/4πε0 होता है आपका Q1 × Q2/r² होता है। तो देखिए सबसे तो हमको मतलब नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, दोनों आवेशों के बीच की आधी करना है, तो आधी यदि r है, r मतलब दूरी ही ना होगा, आधा करिएगा 1/2 स्क्वायर करिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 कहाँ पे है, बाटा के बाटा में है, तो आप ये ऊपर सबसे ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा 4 से, तो वही हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। देखिए हम आसान क्वेश्चन करा देंगे आपको, कोई फायदा नहीं है, केवल 30 को क्वेश्चन करा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो इससे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, और इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला रहे हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल क्वेश्चन देखिए, जो भी है आपको केवल क्वेश्चन करा रहे हो, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको प्रिपेयर नहीं कराए। अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से प्रिपेयर होना है पूरा तरह, तो आपको जो है क्वेश्चन के साथ साथ साइड का कोई क्वेश्चन जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम ऐसे ही आता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिए गए काल वेग ग्राफ के अनुसार 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसके द्वारा ये जो क्षेत्रफल दिया ना, इसके द्वारा हम दूरी कैसे निकालते हैं। जब ऐसा क्षेत्रफल बनता है ना, तो इसका दूरी निकालने का फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा ना तो इसका दूरी निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे आधार कितना है, आधार यहाँ पे 10 है, और ऊंचाई भी कितना है 10 है। देखिए 10 तक गया है, आधार भी 10 तक गया, तो उसका हो जाएगा कितना 1/2, आधार कितना है 10, ऊंचाई भी आपका कितना है 10। तो काटिएगा 2 से 5 बार में 10 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर नभ्यंतर के दो उत्तल लेंस खगोलीय दूरबीन बनाने के लिए लगाए गए हैं। यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों अनंत पर हो तो लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए आपके ये जो इतना आगे जो क्वेश्चन दिया है आपको भरमाया है, केवल आपको समझ लीजिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है मतलब इसका फोकस दूरी प्लस होगा। तो इसका देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग लेंस के बीच की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है f1 प्लस में f2। ठीक है, तो आपका 25 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपका 5 प्लस में 20 जोड़ दीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा डायरेक्ट। आपका दे दिया उत्तल लेंस मतलब दोनों प्लस में रहेगा, अवतल लेंस कह दे तो माइनस में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी पिन का भार जिस यंत्र से मापा जाता है उसको कैसा होता है। तो किसी पिन का भार जो हम लोग कमानीदार तुला से मापते हैं, ऑप्शन में हो जाएगा कमानीदार तुला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक आदमी की आवाज़ की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है तथा तरंग लंबाई जो है आपका 2 मीटर है। यदि एक बच्चे की आवाज़ की तरंग की लंबाई 4 मीटर है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए हम लोग पहले इसका वेग निकाले तो इसका वेग कितना होगा। इसका वेग v बराबर होता है n लेम्डा होता है। इसका हम लोग v निकालना है। आपका n मतलब क्या होता है आवृत्ति होता है, कितना दिया 150 दिया है, और तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, तरंग दैर्घ्य की लंबाई 2 मीटर। तो आप इस तरह निकालेगा तो आप कितना हो जाएगा, आपका तरंग का वेग हो गया 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर हो गया। तो आपका एक और v बराबर n लेम्डा। ठीक है, n लेम्डा, और इसका वेग कितना निकालने हैं 300 मीटर। और इसे हमें क्या दिया है यहाँ पे आवृत्ति का हमें आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया लेम्डा के मान कितना दिया 4 मीटर दिया है 4। अब 4 से जब काटिएगा 300 कितना जाएगा 75 बार में जाएगा, तो आपका आवृत्ति जो आपके 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए पहले बार में 3 आंसर आएगा, वेग तो नहीं मारना है, आपका आवृत्ति निकालना है, आपका 75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है आपका झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जाती है। पर्दे के पानी का इस लक्षण का तापमान कितना होता है। तो आपका जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है ना कि आपका झील देखिएगा ना, झील ऊपर से जम जाता है, लेकिन नीचे का मछली जो आपका जीवित रहता है। क्यों, क्योंकि देखिए नीचे का जो है तापमान जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण जो है झील के नीचे का पानी नहीं जमता, आपका 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका
प्रातः काल की अपेक्षा दोपहर के समय ऊष्मा अधिक होती है। क्यों? प्रातः काल की अपेक्षा दोपहर में अधिक ऊष्मा होती है, क्योंकि दोपहर को सूर्य की किरणें जो को कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोपहर को जो है सूर्य की किरणों को कम दूरी तय करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जाता, क्योंकि अचालक कह दिया तो अचालक में इलेक्ट्रॉन होगा। लकड़ी का आवेशित करिएगा नहीं तो वही उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कहने का मतलब लकड़ी में धारा प्रवाहित करेगा नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसका आवेशन ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शुष्क सेल में विधुआ का कार्य करता है। विधुआ का कार्य कौन करता है? तो आपका MnO2 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डायनोमो उत्पन्न करता है। तो डायनोमो आपका क्या उत्पन्न करता है? तो डायनोमो जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायनोमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अविंदता धागे के सहारे से एक खोखला गोला लटका हुआ है, उसके आधे भाग को भर दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए खोखला गोला है लटका है, तो उसका जो केंद्र जो है तो क्या है, इसका लंबाई जो है क्या हो रहा है आपका कम है, मतलब केंद्र क्या हो गया आपका यहाँ पे है। लेकिन अगर उसमें पारा भर दीजिएगा ना, तो मान लीजिए आधा पारा भर दिए तो उसका केंद्र हेजन आगे जाएगा, तो हेजन केंद्र आ जाएगा तो क्या होगा, उसका क्या होगा, यहाँ से उसके बीच की लंबाई जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा आपका, उसका जो है आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। आपका ऑप्शन में हो जाएगा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो आपका कुल आवेश जो है आपका संरक्षित रहता है। ऑप्शन में हो जाएगा नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2 मीटर लंबी छड़ AB सिरे A से 120 डिग्री सेंटीमीटर पर चाकू की धार पर संतुलित होती है। उसी सिरे से ए पर 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ के केंद्र का संतुलन आ जाता है। तो छड़ का भार कितना होगा? तो आपका 500 ग्राम होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको याद रखिए लीजिएगा। इसको जो है आप इसको बनाने चलेंगे तो बहुत ही क्रिटिकल, ऐसा करेंगे फिर ऐसा फिगर बनाएंगे लटकाएंगे, फिर ऐसा फिगर बनाएंगे लटकाएंगे, और थोड़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर जो आपका 500 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वो 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो देखिए हम लोग क्या करें, जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या उसका वेग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v² - 2gh। बी कहिए का माइनस क्या लगाएं, तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका त्वरण क्या होता है, तो त्वरण नेगेटिव होता है। तो देखिए इसका ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अंतिम वेग तो शून्य होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, v² बराबर माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका होगा u² बराबर 2gh हो गया। 2gh आपका देखिए 2 दिया है और g का मान कितना होता है 9.8 होता है, और एच का दिया कितना जो 19.6 दिया था, गुना करेगा तो आपका कितना हो जाएगा 19.6 हो जाएगा। 2 के 9.8 से गुना करेगा 19.6 गुना 19.6 है, तो यू का स्क्वायर रहते निकालेगा तो आपका 19.6 निकल जाएगा। आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4:3 और 3:2 के अनुपात में, तो पानी का कांच के सापेक्ष क्या होगा? देखिए आपको पानी और कांच का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है, और तो आपको पूछ रहा है पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया। सापेक्ष कह दिया किसका, पहला आपका जो है दिया है वो कांच का है, दूसरा पहला दिया है पानी का है, दूसरा जो कांच का है, ठीक है, पता चल गया। फिर कह रहा है आपका पानी के कांच के सापेक्ष, मतलब सापेक्ष कह दिया मतलब कि आपको कांच के नीचे रखना है। तो कांच कौन है, 2 नंबर है, तो नीचे उसको रखेंगे, पहले पानी को रखेंगे तो 4/3 और बटा में 3/2, ठीक है। तो नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये नीचे वाला गुना हो जाता है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना होगा 4 दूना 8 होगा, फिर 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो हम लोग इसकी क्षमता का फॉर्मूला जानते हैं, क्षमता P बराबर क्या होता है, आपका क्षमता P बराबर में 1/f होता है। कब होता है, जब आपकी मीटर में दिया गया तब, लेकिन अब जब आपको सेंटीमीटर में दिया गया रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 100/f होता है। तो 100 तो ऊपर रहेगा, और एक फोकस दूरी कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 से भाग दीजिएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपका जो है 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ से निकालिए 1/10, तो यहाँ पे क्या हो, आप 1/100 में क्या कही है 100 में 10 से भाग दिए हैं तो 10 है, ये तो अब निकालिए। अब देखिए आपसे अब 10 में यहाँ पे 2 ऑप्शन है प्लस माइनस में, तो देखिए आपको क्या दिया है, उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहाँ होती है, धनात्मक होती है, तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, याद रखिएगा ऑप्शन में डी होगा। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे -10 नहीं दिया है, इसे प्लस दिया है इसलिए यहाँ पे 10 नहीं, ना, आपको यही देखना है कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है इसलिए प्लस हुआ है, और यहाँ पे 10 देता है, अगर अवतल लेंस रहता है तो माइनस मारते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक गोलीय दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बीम का प्रतिबिंब दर्पण से
दर्पण से जो आपका कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर बनता है, जिस ओर बीम है उस दर्पण को आवर्धन क्या होगा। तो हम लोग आवर्धन का फार्मूला कहाँ जानते हैं, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब कितना दिया है आपका 30 सेंटीमीटर, और वहाँ पे क्या दिया वस्तु कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो अब काटेगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। अब 5 का है प्लस, तो देखिए हम लोग क्या करें गोले दर्पण जेना वस्तु रखे हैं प्रतिबिंब ओने बन गया, मतलब क्या है काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसलिए प्लस में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 प्रकाश वर्ष बराबर हम जानते हैं 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन देखिए है कि कितना 10 से थोड़ा ही सा कम है, तो इसको हम लोग पूरा अगर मान 10 मान लेते हैं तो 10 के पावर 15 तो एक जोड़ जाएगा तो 10 के पावर 16 के बराबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, 10 के पावर 16 मीटर के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे 1 न्यूटन कहते हैं। क्योंकि देखिए इसका एक फार्मूला है, इसका देखिए ये जो आपका डिफिनेशन है एक न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन वह बल होता है जो आपका 1 केजी को वस्तु पर लगा उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसे 1 न्यूटन कहते हैं, याद रखिएगा। 1 न्यूटन क्या है, तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 केजी को वस्तु पर लगा उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है। 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या है, तो हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है Q/T होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं धारा को, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश सतत प्रवाहित होगा तो समय लगेगा ना, तो होगा आवेश से जा रहा है तो समय बाटा में रहेगा। इसका सही मतलब क्या होगा, तो एम्पियर विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर हो जाएगा। आवेश कैसे मतलब कूलम होता है, आप प्रति सेकंड होगा तो आपका ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर कैसे मतलब कूलम पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका उगते तथा डूबते समय सूर्य किरण लाल प्रतीत होती है, क्यों, क्योंकि देखिए नीले और बैगनी रंग के दोनों का परिकिरण सबसे अधिक होता है, इसलिए देखिए उगते तथा डूबते समय जो आपका सूर्य जो है लाल प्रतीत होता है, क्योंकि जब उगता है चाहे डूबता है ना तो नीला बैगनी रंग के तरंग धैर्य कम होता है, इस कारण हमारे आंखों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन परिकिरण अधिक होता है। कहने का मतलब है कि एगो आदमी है और इसको यहाँ तक जाना है तो उसका कबू हेने घूम जाएगा, कबू हेने घूम जाएगा, कबू हेने घूम जाएगा, कबू हेने घूम जाएगा, तो जगह पर पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, वही होता है परिकीर्णन अधिक होता है। लेकिन देखिए हेजन है लाल रंग होता है ना सीधे चला जाता है, तो उसका टंगधर अधिक होता है, स्पीड में चला जाता है, इन्होंने नहीं देखता है, तो वही कारण है कि उसका क्या हो जाता है वो पहुँच जाता है, वही होता है लाल देखा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में दबा लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी जो है बिहार ITI और NDA बिहार पॉलिटेक्निक और NDA की तैयारी जो अच्छे से कर सके। धन्यवाद।